Bismillahirrahmanirrahim. This is Tahir Ashfaq. I'm associate professor working with University of the Central Punjab, and I'm teaching at university level for the last 27 years. I'm Old Ravian, then my qualification through University Queen Mary London, and then my qualification in Punjab University. My teaching experience of 27 years while coaching, teaching, training in the Pakistan Civil Services that enable me today that I can give guidance and counseling to the CSS students and the CSS aspirants. I believe CSS जो है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा डिलेमा बन चुका है कि जो यूथ है वो ये समझती है कि दिस इज वेरी टफेस्ट टू क्वालिफाई दिस, जबकि दुनिया के सिविल सर्विसेज को अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि वहां पे लोग बड़ी आसानी से इन चीज़ों को क्वालिफाई भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अच्छा खासा वो शख्स मेल एंड फीमेल जो कि आई बिलीव कि आज के जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उनकी अगर पिकिंग पावर भी देखी जाए तो वो हमारी जनरेशन से ज़्यादा है, लेकिन दे हैव अ फियर। उनके अंदर जो हमने दिया है वो एक फियर डेवलप कर दिया है, और ये समझते हैं कि कोई भी कंपेटिटिव काम करना या इस किस्म के एग्जाम को क्वालिफाई करना दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई ब्लेम टू द सिस्टम, आई ब्लेम टू द टीचर्स, आई ब्लेम टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। हम ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे। सबसे अहम चीज, जब हम मीडिया में एनालिसिस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जिन सीएसएस के बैच की एलोकेशन हुई, अगर उसका एनालिसिस देखा जाए तो वो एनालिसिस के मुताबिक एप्लीकेंट कितने हैं 38,000, अब पेयर कितने हो रहे हैं 18,000, इंग्लिश के पेपर देने के बाद क्वालिफाई कितने कर रहे हैं जी 9,000। भाई उनमें अगर पूछा जाए तो सीरियस स्टूडेंट कितने हैं, तो सीरियस स्टूडेंट मेरे नजदीक 1500 के करीब भी नहीं होंगे। द रेस्ट एक क्लीशे बन चुका है कि हम सीएसएस एस्पायरेंट, कुछ भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको ज्वाइन करके और ओवरनाइटली जो है मैं इसको क्वालिफाई कर दूंगा। देखिए हमारा मीडिया को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी चाहिए, और मीडिया फौरन ये बात कर देता है कि जी सीएसएस का रिजल्ट इस तरीके से आया और बहुत जो है वो रिजल्ट वीक है, लोग जो है क्या एजुकेशन के स्टैंडर्ड गिर गए, और वही मीडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर जब वो अगर ये 2.67 था अगर वो 3 पे जाता तो मीडिया कहते जी पाकिस्तान के लोग लाइक बहुत ज्यादा हो गए। हमें स्टूडेंट्स को कोई प्रॉपर डायरेक्शन देनी है। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से बाकी 60 ममालिक हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, भाई अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं तो हम क्यों नहीं करवाते। अगर ये स्क्रीन टेस्ट हो जाए तो 38,000 लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हें भी पता चले कि कौन अप्लाई करेगा, जो क्वालिफाई करेगा वही अप्लाई कर सकता है। इस तरीके से एक हैसल को देखें कि हमारी स्टेट के ऊपर भी एक हैसल आ जाता है कि एफपीएससी जब 38,000 लोगों के लिए सेंटर्स को अरेंज करेगी, उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को देखेगी, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, और इससे डिले होता है, वो एग्जाम में डिले आता है, वो क्वालिटी पे इम्पैक्ट आता है, वो जो एक्चुअल स्टूडेंट पे इम्पैक्ट आता है। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें जो एक्चुअल लोग होते हैं वो 1500 के करीब होते हैं। वो 1500 क्राइटेरिया क्या है कि वो लोग जो सीरियस होते हैं, और वो लोग सीरियसनेस का एलिमेंट ये है कि जिनकी प्रेपरेशन वो जनवरी से पहले तकरीबन 60 to 70% अपने कोर्सेज वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, रिवाइज कर चुके होते हैं, टेक्स्ट वो पढ़ चुके होते हैं, और उन्हें वाकई एक सीएसएस पे जो है वो एक सीरियसनेस होती है उनमें, और वो उस सीरियसनेस के साथ एग्जाम पे बैठते हैं। उसके बाद इसका फिनोमेना ये है कि आप देख सकते हैं कि अगर 500 लोग हैं और उसमें 300 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो 160-70 के करीब एलोकेट होते हैं। तो दिस इज एवरीवेयर। मैं कहता हूं कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट देखें तो हर साल वो कितने परसेंट है, 1-2% ही होता है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर अगर मेडिकल में देखें तो यूएस एमरीज का रिजल्ट देखें तो वो भी 1% होता है। अगर हम पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूशन की भी बात करें, पाकिस्तान आर्मी, तो आप देखें कि उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो आर्म स्ट्रेच होती है। कितने ल्यूटिनेंट्स होते हैं, वहां से कैप्टन कितने जनरेट होते हैं, और कैप्टन से फिर वो किस तरीके से कर्नल कितने, ब्रिगेड कमांडर कितने, और जनरल्स कितने। जितनी भी पीक इज ऑलवेज वैकेंट, और जितनी भी की पोस्ट होती हैं उनके रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं।
एक तो स्टूडेंट के अंदर ये फेयर खत्म करना है। सेकेंडली अब मैं इनको ये बताना है कि ये एग्जाम सीएसएस इज अ स्मार्ट वर्क एंड विद हार्ड वर्क। ये एग्जाम जो है ये कोई पीएचडी नहीं है। देखिए पीएचडी के अंदर हम चीजों को एक्सपैंड कर रहे हैं, बेशक नैरो डाउन करते हैं, लेकिन ये स्मार्ट वर्क है, यहाँ पे हमें चीजों को कॉम्पैक्ट बनाना है। इस चीज को भी स्टूडेंट को सिखाना है और इसके लिए गिमिक्स और ट्रिक्स उसके कंसर्न काउंसलर्स को होना है, उसके टीचर्स को होना है, उन एकेडमीज को होना है। मैं इन एकेडमीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि दे मस्ट वर्क ऑन द प्रोफेशनल ग्राउंड, अदरवाइज क्या होगा, फैशनेबल वे ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड दीज आर द कमर्शियल हाउसेस। तो हमें जस्टिफाई करना चाहिए अपनी इन चीजों को। पर एक और चीज आ जाती है कि स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए कि टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या चीज है और सोशल प्रेशर्स क्या चीज है। दो ऐसी चीजें जो हमारे अंदर फियर डेवलप करते हैं और हमारे सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। टाइम कंस्ट्रेंट्स ये होती है कि एक स्टूडेंट जो है वो उसने दोस्तों को देखा, वो सोशल गैदरिंग में किसी को मिला, वो फैसिनेट हुआ, उसका रोल मॉडल उसका कोई कजन है, अब वो कहता है जी मैं ओवरनाइटली सीएसपीयू बन जाऊं। हमें ये देखना है कि आज अगर मैं अगस्त में बात कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम है, फेब में इसका पेपर होगा, 14 फेब को इसका पेपर होता है, हर चीज इसकी स्केड्यूल्ड होती है। आज अगस्त में ऑप्शनल्स को मैं फॉलो करके और मैं टाइम कंस्ट्रेंट में कहूं कि जी दिस ईयर आई एम गोइंग टू सिट एंड आई हैव टू क्वालिफाई, ये मेरे वो टारगेट्स है जो कहा जाता है ना स्मार्ट, कि गोल जो हमारे होते हैं वो स्पेसिफिक भी हो, वो मेजरेबल भी हो, अटेनेबल भी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो, टाइम बाउंडेड भी हो। हमारे ये टाइम कंस्ट्रेंट्स को भी ख्याल रखना है। हम बहुत सारी चीजें खुद से सेल्फ क्रिएटेड टेंशन जनरेट करते हैं। सेकेंडली सोशल प्रेशर, मैं कहूंगा अगर आपने वाकई सीएसएस करना है, वो कहता है ग्रेटेस्ट पीपल ऑलवेज एक्ट इन साइलेंस, तो आई आस्क यू प्लीज रिक्वेस्ट करें अपने पेरेंट्स को भी मत बताएं, उन्हें कहें अगर उनको मालूम है तो अपने रिलेटिव्स को भी मत बताएं। होगा क्या, आपके अंदर एक सोशल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अभी एलोकेशन हुई है, आपने भी इरादा किया है, तो आपसे आपके रिलेटिव्स और इर्द गिर्द के लोग पूछना शुरू करेंगे कि जी एलोकेशन में आपका क्या हुआ। आप उनको पूरी तमहीद के साथ समझाएंगे जी मैंने अभी ज्वाइन किया है, एंड जैसे ही अभी आप रिटन एग्जाम दूसरा हो रहा है, अब वो रिटन एग्जाम का जैसे रिजल्ट आएगा दे विल आस्क स्टार्टिंग क्वेश्चन टू यू कि जी आपका क्या बना। तो हम अपनी चीजों को रिवील क्यों करें। वैसे भी कहा जाता है इस्लामिक कोटेशन एज वेल एज चाइनीज कोटेशन कि हम ये कहते हैं कि आपके गोल और टारगेट्स जब तक वो अचीव ना हो जाए उनको शेयर मत करें। दैट मीन्स कि ऑलवेज एक्ट इन साइलेंस। ग्रेटेस्ट पीपल का यही है होता है। मैं आपको इसी तरीके से एक और टिप देता चलूं। आई अंडरस्टैंड कि टिप्स और नसीहतें आपको बहुत मिलती हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस प्रेपरेटरी का भी है, सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग का भी है, और मैं ये देखता हूँ इसलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने लोगों के साथ ये बात करूँ कि ये कुछ ऐसे फियर हैं जो हमारे सेल्फ जनरेटेड है और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा एक सबसे बड़ा जो डायलेमा इस सोसाइटी का है कि यहाँ पे करियर काउंसलिंग नहीं होती। वो करियर काउंसलिंग कहाँ से होनी चाहिए, वो घर से शुरू होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपके स्कूल से होनी चाहिए, अपने कॉलेज में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा सबसे पहले करियर काउंसलिंग इनकी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए और आपके टीचर्स की होनी चाहिए। जब आपके पेरेंट्स को ही नहीं पता तो आप देखिए वो एक लिमिटेड अप्रोच के साथ बच्चों को क्या बना देते हैं। आज भी 21st सेंचुरी में दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान में मैं सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की बात नहीं करूंगा, हम जब सारी ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं तो आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप वो ये रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि जैसे मदर कह रही होती है कि ये तो सीम्स टू बी ए डॉक्टर, इसके फीचर तो ऐसा लग रहा है ये डॉक्टर बनेगा। बाप कह रहा होता है डॉक्टर नहीं है तो इंजीनियर बनेगा। अब वो बेचारा एफएससी करता है, उसका टेम्परामेंट कुछ और है, उसका एप्टीट्यूड कुछ और है, कैलिबर कुछ और है, और अगर वो नहीं कर पाता तो सॉरी टू से माँ बाप तो डिसऑन कर देते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा ही नहीं लग रहा। यही चीज उसको एक मौका मिलता है कि जी अब चले करें तो सीएसएस करें। मैं कहता हूँ ये प्रेशर डेवलप ना होने दें, आप खुद से ये चीजें देखेंगे, डिसीजन जो आप करें आपके अपने डिसीजन होने चाहिए। इसलिए करियर काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। आप करियर काउंसलर जो है वो, अब सवाल ये कि करियर काउंसलर कहाँ पे अवेलेबल हो, आप कहाँ से मिले। अब सीएसएस करना है तो इसके करियर काउंसलर कहाँ से आए, तो ये जवाब कि करियर काउंसलर जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक एक्सीडेंटल होता है, एक एक्चुअल करियर काउंसलर होता है, हु इज अ प्रोफेशनल। एक्सीडेंटल हमारी ये सोसाइटी का जो अलमिया है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एक्सीडेंटल लर्निंग है। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान की सोसाइटी में मैं ड्राइविंग करता हूं, मैंने ड्राइविंग कहां से सीखी, मैंने अपने फ्रेंड से सीखी जिसने मुझे ये कहा
कि जब तक तुम एक्सीडेंट नहीं करोगे तुम लर्न नहीं कर सकते. यू सी द अप्रोच इज द एक्सीडेंटल अप्रोच. दैट इज व्हाई आपकी ट्रैफिक सेंस क्यों नहीं डेवलप होती. सेम इज द केस विद एजुकेशन सेंस. आपके काउंसलर फॉर एग्जांपल, मैं उसको भी एक्सीडेंटल काउंसलर कहूंगा कि अगर आप कहते हैं कि माय फादर यूज्ड टू बी द सिविल सर्वेंट ऑफ द टाइम and now he is enjoying grade 22, he is a secretary establishment. I doubt कि वो आपको हेल्प कर सके. I doubt कि आप कहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी के जो मेरे डीन है वो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी है, वो आपकी हेल्प कर सके. मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर. आप देखें कि आपके इंग्लिश के जो पेपर्स हैं और जिसके ऊपर पूरा सीएसएस बेस करता है, क्योंकि आई बिलीव सीएसएस मींस इंग्लिश प्लस न्यूज़पेपर्स. आपका अपडेटेड नॉलेज हो, आपकी इंग्लिश ठीक हो. अब इंग्लिश से मुराद तीन चीजें हैं, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. अगर आपको एक्सीडेंटल, वो बेशक सिविल सर्वेंट ही क्यों ना हो, वो कोई एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो आपको ये कहता है कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक्सीडेंटल काउंसलर वोकैब, वो कहता है यू हैव टू बी वोकैबुलिस्ट. और फिर आपको कह दिया जाता है 2-3 वर्ड्स की लिस्टें याद करो, क्रैम करो एंड यू कैन बी अ वोकैबुलिस्ट. नो वे एट ऑल. ये देखिए ये एक्सीडेंटल काउंसलर की अप्रोच है. अब आप एक ऐसा काउंसलर जो कि एस्टैब्लिश्ड कंसर्न काउंसलर है उसकी अप्रोच देखें. You can say examiner की expectations क्या है. Examiner कहता है at the stage student they must be proficient enough that they can use appropriate and contextual vocab. अब देखिए कितना फर्क आ गया. एक तरफ हमें क्रैमिंग करवाई जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि contextual vocab हो और हमें functional vocab आनी चाहिए, यानी कि appropriate vocab का यूसेज हो. सेकेंड, ग्रामर. एक्सीडेंटल काउंसलर आपको कह रहे हैं यू हैव टू बी ग्रामेरियन. अब उसने ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, सारा सिंटेक्स तुम्हें आए, सारे प्रोनाउन के यूजेज तुम्हें आए. ग्रामर तो सीख जाओगे, सीएसएस नहीं होगा. दैट मींस कि आप सोचे ना कि अप्लाइड इंग्लिश को यूज कैसे करना है. हम करते क्या है कि किसी चीज को दो रोल होते हैं, एक ऑप्शनल रोल है और एक उसका कोर वैल्यू होती है. हम कोर ऑप्शनल के अंदर भी कोर वैल्यू डेवलप कर लेते हैं और फिर जो एक्चुअल चीज होती है वो अचीव नहीं होती और हम डिट्रैक हो जाते हैं. दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन. तो आपका करियर काउंसलर आपको ये बताता है कि ग्रामर क्या है. वो कहता है कि एट द स्टेज स्टूडेंट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इनफ सो दैट दे कैन यूज ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश आप अपने सिलेबस में भी देखें. भाई जब लिख रहे हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए, टेंसेस आपके ठीक होने चाहिए, आर्टिकल प्रॉपर प्लेस करो, पंक्चुएशन प्रॉपर प्लेस करो. दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. अब कंपोजिशन में हाई फाई वो कहता है जी एक्सीडेंटल बड़ा तुम्हारा एक्सप्रेशन होना चाहिए, जेन ऑस्टन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, चार्ल्स डिकेंस का होना चाहिए. नो वे एट ऑल. आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका अपना सिंपल एक्सप्रेशन बेशक, आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखें, आपके पास अपडेटेड नॉलेज हो, आप उसका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हो, आप कंट्रोवर्सी से बच सकते हो, आप उसके अंदर डिग्रेशन से बच सकते हो. तो इससे आप अपना बेस्ट चीजें प्रोड्यूस करके लोग क्वालिफाई कर रहे हैं. अब थोड़ी सी चीजें ये भी हैं कि हमारे अपने भी प्रॉब्लम्स हैं. हम भी तो इसी सिस्टम की वजह से सामने आए हुए हैं. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी क्या करते हैं, एक काउंसलिंग होती है फ्रॉम अदर्स, एक होती है सेल्फ काउंसलिंग. भाई जब तक सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ नॉलेज मैनेजमेंट, सेल्फ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सेल्फ डेटा एनालिसिस नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता. अब मैं बड़ा हैरान होता हूं, एक शख्स मेजर अपना करता है लम से 4 इयर्स प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में करता है और उसके बाद आके वो मुझे या किसी और से ये पूछ रहा होता है, सर डू यू recommend me so that I can opt this subject for the CSS because you tell me this is scoring and non-scoring. एक और चीज भी एकेडमीज की आ चुकी है, स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग, स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग. देखिए स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग कंपेटिटिव एग्जाम में नहीं होता, ये हम बना लेते हैं. हमारी भेड़ चाल होती है जिसको कहते हैं बैंड वैगन. तो वो सोसाइटी है कि जहाँ पे एक अमीर रिश्तेदार जो है एक स्कूल में जाता है तो उसके बाद बाकी सारे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. That means कि हमने प्रोफेशन में भी ये, मेरा दोस्त सीएसएस कर रहा तो मैं कर रहा, मेरे दोस्त ने सब्जेक्ट रखा तो मैंने रख लिया, एकेडमीज ने रखा तो मैंने रख लिया. जो आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं है. अब मैं कुरान पाक को भी कोट करता हूँ. कुरान सेज ईच इंडिविजुअल इज अ यूनिक फिल्टर. जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं वो दूसरों में नहीं है. हमें कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ को भी देखना चाहिए, अपना सॉट एनालिसिस भी करना चाहिए और उसके मुताबिक कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए. दैट मीन्स हम लोगों के अंदर दो चीजें, एक मैं अपनी सेल्फ लर्निंग नहीं करता, पहले खुद पढ़ो, हर चीज अवेलेबल है. आप
एफपीएससी की साइट पे जाओ, आप सीएसएस फोरम की साइट पे जाओ, सीएसएस फोरम ठीक है, एक अंदर एफबी है, लेकिन काम की चीजें हमने खुद निकालनी है। इट इज अप टू यू कि आप उसका प्रॉपर यूज कैसे करेंगे। भाई आपके कोर्स कंटेंट्स मौजूद है, पास पेपर्स मौजूद है, उसको रिवर्स ऑर्डर में देखा करो। आप फिर एक और चीज नोट करें, ये भी चीज है कि ये क्या करते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज के पेपर्स हैं, एकेडमीज के मॉक्स होते हैं, सीएसएस के पेपर्स होते हैं, उनके एनालिसिस के जरिए भी चीजें आप निकाल सकते हैं और उनसे आप अपने सब्जेक्ट, अपने एप्टीट्यूड को भी देख सकते हैं। एंड देन पहले अपना होमवर्क करो, फिर काउंसलर के पास जाओ और बात करो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। फिर जिस तरीके से मैं फिजिक्स की एग्जांपल देता हूँ, देखिए मैं खुद भी जब फिजिक्स का स्टूडेंट था तो मैं पढ़ता था तो मैं देखता था कि उसके अंदर दो वैल्यूज होती थी, एक न्यूमेरिक्स होते थे, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता था। मुझे लिटरेचर में स्ट्रांग था हमेशा से, मैं मुझे न्यूमेरिक्स इतना अपील नहीं करते थे, जबकि उसके मार्क्स भी मैथमेटिकल आते थे, मुझे थ्योरी बड़ी अपील करती थी। इसका मतलब है आप अपनी स्ट्रेंथ को भी देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ग्रिप किस पे है। आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के सब्जेक्ट्स लोगे या फिर आप लॉजिकल के लोगे, आप उसके अंदर न्यूमेरिक्स की तरफ जाओगे। लोगों को देख के मत करो, लैंग्वेजेस को ऐसे ही ना ऑप्ट कर लो। सो दैट मीन्स कि ये चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। और सबसे अहम बात, हम अपने अंदर एक अर्ज पैदा करें। हर कोई आपको कह देता है एक्सप्रेशन, आप सुन लेते हैं। हर कोई आपको कह देता है कि गो एंड कंसल्ट द न्यूज़पेपर, आप सिर्फ सुन लेते हैं। वो कहता है गो एंड कंसल्ट द टेक्स्ट बुक, आप सुन लेते हैं। भाई आपने भी नहीं कभी पूछा और ना खुद एक्सप्लोर किया हाउ टू कंसल्ट द न्यूज़पेपर, हाउ टू कंसल्ट द लेक्सिकॉन, हाउ टू कंसल्ट अ टेक्स्ट बुक। तो आपको सबसे पहले अपना एक चीज खत्म करनी होगी। बस हम सिर्फ ब्लेम गेम की तरफ आ जाते हैं, जैसे वो अमेरिकन बुक है ना, एनिमीज आउट, कि बच्चा अपना फेल हो जाता है और हम कहते हैं अमेरिका का कसूर है। सो दैट मीन्स के पहले अपनी चीजें देखें कि लॉ ऑफ लीस्ट लर्निंग से बाहर आए। हमारे अंदर है लॉ ऑफ लीस्ट लर्निंग। सर आई एम वेरी वीक इन वोकैब। भाई व्हाई यू आर इन वीक इन वोकैब? सिस्टम ठीक है, लेकिन खुद भी तो सोचो ना। मैट्रिक में अगर टीचर ने कह दिया इट इज वेरी ऑब्वियस आइडिया, आपने कहा सर ये ऑब्वियस क्या है? उसने कहा लूसिड आइडिया, आपने कहा लूसिड क्या है? उसने कहा जी विविड आइडिया, आपने कहा सर आई एम लॉस्ट, तीनों का मतलब बता दे। तो तीनों का मतलब उसने बताया इट्स अ क्लियर आइडिया, आपने मर्मरिंग की जो नसीहत पे हम करते हैं, और आपने कहा सर पहले ये बता देते। ये वो टेक्स्ट बुक्स हैं, ये वो चीजें हैं जो लॉ ऑफ लीस्ट लर्निंग। आज वो मैट्रिक की स्टेज खत्म हुई, आज इस स्टेज पे आप बैठे हुए हैं और आप कहते हैं वीक इन वोकैब। वोकैब वही आपकी वजह से वीक हुई है। आपने वो 3 वर्ड मेमोरी से आउट कर दिए और आपने डेवलपमेंट नहीं की। दिस इज एक्चुअली द ड्रॉबैक। मैं आपको फाइनली ये बात कह रहा हूं इस शॉर्ट सेशन में कि हाउ टू बी एलोकेटेड। देखिए फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू नॉट गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम, यू हैव टू कंपीट। इस बात को जहन में रखिएगा। इसलिए एलोकेशन की फाइनल टिप्स, आप सेल्फ काउंसलिंग करें, आप प्रॉपर काउंसलर को मीट करें। प्रॉपर काउंसलर वो होता है जो टीचर सीएसएस को कम से कम 10 साल से पढ़ा रहा है, उसकी एक ग्रिप है और वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। ये बात याद रखिएगा, वो कंसर्न काउंसलर है। अगर किसी शख्स ने सीएसएस किया है 2 साल के अंदर अंदर, उससे आप एसटीपी सीटीपी तक तो वो आपको फायदा दे सकता है, बाद में वो भी नहीं दे सकता, इसलिए वो कंसर्न नहीं रहेगा। कंसर्न काउंसलर होना चाहिए, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, कंसर्न काउंसलर को जरूर करें। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट ऑप्शंस की एनालिसिस जरूर करें, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें, एमसीक्यूज ने आपको डिफरेंट बनाना है, इंग्लिश आपको बेहतर बनाएगी। और छोड़ दें सारी चीजें, डर खौफ निकालें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, उनको डेली बेसिस पे रिप्रोड्यूस करें। आप देखेंगे कि आप एक कन्वेंशनल टीचिंग की तरफ जा रहे होते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे इस मीडियम से, ये मीडियम हमारा जो एग्री मीडियम है, इससे हम इस प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों की तरह हम ये कोशिश करें कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव इज द बिजनेस। आई टेल यू बिजनेस ऑलरेडी हम कर रहे हैं, बिजनेस बहुत सारी जगह मसरूफ है, लेकिन असल ये प्लेटफॉर्म ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाके अपने लोगों को एक्चुअली उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं। सो आप जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम आपको न सिर्फ काउंसलिंग दे रहे हैं, हम आपको लेक्चरिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, बल्कि उसके डेमोज होंगे। क्योंकि YouTube पे तो जाके आप लेक्चरिंग ले लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसके डेमोज, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ऑनलाइन पाकिस्तान में बहुत सारी वर्चुअल क्लासेस होती रही, लेकिन वो क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, वो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर, उससे काम नहीं होता। हम यहाँ पे लाइव वो इंटरेक्टिव बात करेंगे, फिर इसके अंदर डेमो आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप प्रेसी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल रही है।
ऐसे जो है वो आउटलाइन से किस थीसिस स्टेटमेंट कन्वर्ट हो रहा है, थीसिस स्टेटमेंट से वो कैसे टॉपिक सेंटेंस में जा रहा है, टॉपिक सेंटेंसेस से फर्दर कैसे डेवलपमेंट हो रही है, साइटेशन कैसे हो रही है, ये बहुत सारे ऐसे मार्क डिफरेंस है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इससे पता चलेगा। तो ये चंद एक टिप्स थी जो कि आप अपने जहन में रखिए, हाउ टू बी अ सिविल सर्वेंट एंड हाउ टू materialize your dream. And civil services is not only a dream, rather I think this is the future of Pakistan. Thank you very much.